नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर मेरे साथ कक्षा 10 की गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर कक्षा 10 की गणित की तैयारी कर सकते हैं। कक्षा 10 से संबंधित अभी तक हमने 2 वीडियो डाली हैं, जो कि चैप्टर 1 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएँ से संबंधित थी। वास्तविक संख्याओं का अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 के हमने लगभग सभी सवाल कर लिए, कुछ और सवाल बचे हैं। तो आज इस वीडियो में उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। तो उसी से संबंधित आपका जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसको हल करना। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि यदि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको जांच करना। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रश्न ही समझना है कि ये क्वेश्चन, ये सवाल आपसे क्या कहना चाहता है। अब जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में, इनमें कैलकुलेशन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये थोड़े कॉन्सेप्ट से बेस क्वेश्चन हैं, जिनमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब ही आपको ये सवाल समझ में आएंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया कि 6 की पावर n, और जहाँ पर n प्राकृतिक संख्या है, अगर प्राकृतिक संख्या n के किसी प्राकृतिक संख्या, मैंने आपको बता दिया कि वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती, और इन संख्याओं में 1/2, 3/2 इस टाइप की संख्याएं नहीं आती है ना, पूर्ण अंक आते हैं, है ना। तो आप ये ध्यान रखें। तो प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होगी, कैसे होगी क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे 6 की पावर n लिखा है, आपका मतलब 6 की पावर n का मतलब ये है कि 6 की पावर 1 भी हो सकता है, 6 की पावर 2 भी हो सकता है, 6 की पावर 3 भी हो सकता है। तो 6 की पावर 1 का मतलब तो 6 ही होता है, और 6 की पावर 2 का मतलब 6 × 6 36। इसी प्रकार 6 की पावर 3 का 3 बार 6 में गुणा हो जाएगा, 6 का आपस में, तो ये 216 आ रहा है। तो यहाँ पर जो 6 की पावर 1 है तो 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 है तो 36 आ रहा है, 6 की पावर 3 है तो 216। तो आपको ये बताना कि जो आखिरी में जो अंक आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, इसका एक ही अंक है, तो यही आखिरी अंक 6। तो ये आखिरी अंक 0 कब आएगा ये बताना है। n के किस मान के लिए 0 आएगा कि नहीं, ये चेक करना है। तो आप देखें कि 1 2 3 n के मान रखने के बाद आखिरी में 6 ही 6 आ रहा है, तो 0 आएगा कि नहीं, ये आपको चेक करना। ठीक है। अब 0 आने के लिए एक शर्त ये होती है, किसी संख्या के आखिरी का अंक 0 जब रहता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 सम्मिलित हो। अगर 2 और 5 दोनों सम्मिलित होना चाहिए, ना तो 2 अकेला सम्मिलित हो, ना ही 5 अकेला सम्मिलित हो, 2 और 5 दोनों सम्मिलित होना चाहिए। अगर उसकी अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 दोनों सम्मिलित हैं, तो उस संख्या के आखिरी में 0 आता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे 20 लिखा है, तो 20 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, और फिर 5 से जाएगा 1। तो इस प्रकार आपने इसके अभाज्य गुणनखंड किए, तो जो 20 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 की घात 2 × 5। तो यहाँ पर देखें कि 20 0 पे समाप्त भी हो रहा है ना, 20 0 पे समाप्त भी हो रहा है, और इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों सम्मिलित हैं। तो 0 आने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों को होना जरूरी है। तो इसी आधार पर अपन इस सवाल को करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि उसमें 0 या और 5 है कि नहीं। अगर 0 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, तो ये बोल देंगे कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं, इसलिए 0 नहीं आ सकता। इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर लेंगे। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो आपको 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड अपन लिखते हैं कि यहाँ जो 6 की पावर n है के तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो 6 की पावर n है, n एक्स्ट्रा है। अगर 6 होता तो उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते। तो इसी बात को देखो एक उदाहरण द्वारा समझे। जैसे यहाँ पर 16 लिखा है, 16 की घात 2 लिखा है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो आप 16 के कर लीजिए, और जो भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे उन सब की घात 2 2 लगा दीजिए। कैसे, जैसे 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 की घात 2 लगा दीजिए। ये 16 की घात n, 16 की घात 2 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसी आधार पर आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे 16 की घात 2, यहाँ पर 1 2 3 4, 2 की घात 4 है, और यहाँ पर इसकी घात क्या लगा 2।
ये आपने घातांकी के नियम में पढ़ा होगा कि ये 4 और इस 2 का गुणा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8। तो इस प्रकार अपन घात वाली संख्याओं के गुणनखंड करते थे। लेकिन यहाँ पर जो 6 की पावर n है उसमें n दिया है, वो कोई संख्या नहीं है, n कुछ भी हो सकता है ना, प्राकृतिक संख्या वो n। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड आप करेंगे तो यहाँ पर करने पर तो क्योंकि अपन लिखेंगे, क्योंकि गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में आपका क्या आ रहा, क्योंकि 6 की पावर n के जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणित 3 की पावर n होगा। ठीक, 6 की पावर n के जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणित 3 की पावर n होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि 6 के गुणनखंड आप में से ही निकाल सकते हैं, 2 और 3 है अभाज्य गुणनखंड, और 6 की पावर n लगी है, 2 और 3 की पावर n लग जाएगी। अब ये पावर जो n लगी है वो अलग अलग भी हो जाएगी इसके साथ। जैसे 6 हो गया तो ये 2 की पावर n हो जाएगी गुणित 3 की पावर n हो जाएगी। तो इस प्रकार ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको 0 पर समाप्त करना है। 6 की पावर n की वैल्यू अगर 0 पर समाप्त होगी तो इसके लिए 6 में जो 6 है, जो 6 नंबर है, उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड आप देख रहे हैं कि 2 और 3 आ रहा है, 2 और 5 भी आना चाहिए था ना। तो यहाँ पर 5 नहीं है, अगर 5 होता तो ये 0 पर समाप्त होता। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको, इसलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ये लिख दीजिए, यहाँ 6 की पावर n में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य में 2 की पावर n व 3 की पावर n है। ठीक, तो ये तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n और 3 की पावर n है। लेकिन शून्य आने के लिए अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 5 और होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे कि हम जानते हैं, यहाँ लिख दीजिए, हम जानते हैं शून्य पर, हम जानते हैं शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 आना आवश्यक है ना। 5 आएगा जब ही अभाज्य गुणनखंड, जब ही शून्य पर समाप्त होगा, तो ये बात आवश्यक है। ठीक, तो ये हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 5 आना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे परंतु यहाँ 5 नहीं है। ठीक, ये लिख दीजिए आप, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए करके लिख दीजिए, इसलिए 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, है ना, समाप्त नहीं होगा। ठीक, तो ये सवाल है, इसमें आपको लिखना ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया, यही आंसर है इसका। तो इसमें आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के सवाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या को के मान को अगर शून्य पर समाप्त होती है या उसके आखिरी में शून्य आता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है। ठीक है, तो ये सवाल रहा। इसके बाद आप अगला सवाल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, ये भी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा कि व्याख्या कीजिए कि दी गई संख्याएँ भाज्य संख्याएँ हैं, क्यों हैं। तो भाज्य और अभाज्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके गुणन जो संख्याएं एक और वो जो स्वयं संख्या है उसी से भाग जाता है, उनमें वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा और कुछ भी हो, और कुछ में एक भी संख्या आ जाए तब भी वो भाज्य संख्या हो जाती। तो यहाँ पर जो 2 संख्याएँ दी हैं उनको इसी आधार पर अपन भाज्य सिद्ध करेंगे कि उनके गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा भी हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याएं दी, तो आप यहाँ पर देखें तो पहले आपको कौन सी संख्या दी है,
दिया है, क्या दिया, संख्या, संख्या आपको दी है, संख्या दिया 7 गुणित 11 गुणित 13 और प्लस 13। ठीक, यहाँ पर ध्यान दें कि जो गुणा में जो 3 संख्या दी और उसके बाद प्लस लगा है वो दूसरी 13 संख्या दी है। तो जो गुणा में जो संख्या दी है तो ये एक पद कहलाता है और ये प्लस के बाद ये दूसरा पद कहलाता है, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखें कि जो दोनों पद दिए हैं, दोनों पद जो आपको दिए हैं उनमें प्रत्येक पद में 13 और 13 है, प्रत्येक पद में 13, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो दोनों पदों से हम 13 कॉमन ले सकते हैं ना, ये आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाऊं कि 3 में अगर अपन 6 का गुणा करते हैं, 3 में 6 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 18 आता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 में किसका गुणा करें, 4 + 2 का गुणा करें। ठीक, तो 3 का गुणा करेंगे, पहले 4 में करेंगे, फिर 3 का प्लस का लगा कर 3 का 2 में करेंगे, इस प्रकार से करते हैं गुणा। तो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, तो ये भी 18 ही आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि 3 गुणित 4 और 3 गुणित 2 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक पद ये है प्लस के इस तरफ और एक पद ये है प्लस के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, तो 3 यहाँ कॉमन ले लिया, मतलब इससे जो पहला पद आपको दिया जो 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन होने के बाद यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 2 बचा। ठीक, तो इस तरीके से आप कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन समझाने के लिए बताया मैंने। तो यहाँ पर आप देखें तो 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, तो यहाँ पर 13 अगर कॉमन ले लें तो ये 13 कॉमन ले लिया और यहाँ पर 7 गुणित 11 और प्लस 1 बचा। 13 कॉमन लेने का मतलब आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि दोनों पदों में 13 से भाग दे दिया और 13 से गुणा कर दिया, है ना। तो दोनों पदों में 13 से भाग, मतलब इस पद में 13 से भाग दे दिया, 13 से 13 कट गया, 7/11, 7 गुणित 11 बचा, यहाँ दे दिया 13 एकम 13 और 13 से भाग देने के बाद इस पूरे पद में 13 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार भी आप इस कॉमन या ओवेनिस्ट लेने के बात को समझ सकते हैं। ठीक, अब यहीं से स्पष्ट हो रहा है, यहीं से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 13, इसमें 13 और ये 2 गुणनखंड तो यहाँ पर ही मिल गए। तो यहाँ से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या। लेकिन अभी अपन इसको और आगे हल करते हैं। तो यहाँ देखें 13 कोष्टक के अंदर 11 7 77 और प्लस 1। ठीक, अभी और करेंगे 13 गुणित 78। ठीक, या इसको और लिख दें 13 गुणित 2, 78 के गुणनखंड कर रहा हूँ, गुणित 3, है ना। यहाँ पर 13 का स्क्वायर गुणित 6। ठीक, ये आपकी संख्या होगी, ये आपकी संख्या होगी। ठीक, यहाँ पर मैंने ऐसा किया कि जो 78 लिखा है उसको अपन को पता है कि 13 छिंग 78 होता है, या इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए 2 गुणित 3 गुणित 13। यहाँ पर 13 2 बार आया, 13 को अलग लिख दिया और ये 6 नहीं लिखना आपको, 2 गुणित 3 ही लिखना। क्या लिखना, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं करना। तो यहाँ पर देखें जो अपन को पहली संख्या दी थी यही थी वो संख्या। अब इसके गुणनखंड देखें, एक तो 13 है, एक 2 है और एक 3 है। तो इसके गुणनखंड तो आ गए, संख्या के अलावा भी बहुत गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। तो अपन यहाँ लिखेंगे संख्या तो ये हो गई आपकी, क्यों, यहाँ करके लिख दीजिए, यहाँ दी गई संख्या के क्योंकि करके लिख दो, क्योंकि यहाँ दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 13 स्क्वायर 2 व 3 है। ये तो आपने लिख दिया। अगर इतने गुणनखंड हैं तो ये भाज्य होगी नहीं, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए करके, इसलिए यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है वो कारण भी अपन ने बता दिया, संख्या है। ठीक, ये आपका इसका आंसर। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में आपको ये दिया है, तो अब दूसरा हिस्सा करते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा हिस्सा है जिसमें दूसरी संख्या दी। तो यहाँ पर इस दूसरी संख्या को देखें तो इसमें एक पद तो ये वाला है और एक पद ये दूसरा वाला। तो यहाँ पर 5 इसमें भी और 5 इसमें भी, तो इसमें भी 5 कॉमन आ जाएगा और इसी आधार पर हम इसको भी बोल देंगे कि ये भी एक भाज्य संख्या। तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पर लिख दें तथा आपको दूसरी संख्या दी, तथा दूसरी संख्या आपको दी है
तथा दूसरी संख्या, इसी के नीचे लिखना, नीचे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ करवा दूँ। तो तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपको दी है, क्या दिया है, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 और गुणित 1 प्लस 5। ठीक, तो ये आपको दूसरी संख्या दी। तो दूसरी संख्या में भी आपका 5 कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 और 1 का गुणा तो वही का वही आएगा, और इधर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर भी अपन यहीं से स्पष्ट कर सकते हैं कि ये 5 कॉमन आ गया, इसलिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड में 5 भी आ रहा था, इसलिए ये भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ से और हल कर लेते हैं। आपको दिया है, क्या दिया है कि 5 दिया है, इसका गुणा करेंगे 7 6 42, 42 चुके 42 दूनी 84, इसका गुणा कर देते हैं ना, 7 6 42 गुणित 4 गुणित 6, तो 42 गुणित 24 आपका आएगा। 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और ये 84 हो जाएगा। तो इनका गुणा जो आएगा वो 1008 आएगा और प्लस 1। तो आपकी जो दूसरी संख्या आ रही है वो 5000 गुणित 5 गुणित 1009 आ रहा है। यहाँ पर जो दूसरी संख्या है, तो देखो दूसरी संख्या के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 5 और 1009 आ रहे हैं, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं। तो इसके नीचे भी आपको यही लिखना है कि क्योंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 1009 है। क्योंकि करके लिख दिया, अब इसलिए करके लिख दिया, इसलिए यह है, इसलिए यह है 1, यह एक भाज्य संख्या है ना, क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, तो ये सवाल है। तो ये सवाल आपको समझ में तो आ रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट पर बेस हैं। और ये आपकी जो प्रश्नावली वास्तविक संख्या पहली इसलिए ही जोड़ी गई है कि स्टूडेंट जो हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इसकी थ्योरी ज़्यादा है, तो इसको समझना है। तो ये आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो गया। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और बार बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन करें, क्योंकि मैथ में रिवीजन जितनी बार करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का भी आखिरी क्वेश्चन नंबर 7वां। दिखने में तो आपको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना कठिन नहीं है। इसमें वास्तव में जो एलसीएम और एचसीएफ है, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक है, उनका प्रयोग बताया है कि उनका दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन एलसीएम पर आधारित है। तो कैसे आधारित है, प्रश्न में ये दिया है कि एक मैदान, क्या लिखा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं। ठीक, तो ये दे दिया क्वेश्चन में। और वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे ये बताना। तो आप यहाँ क्वेश्चन आप समझे नहीं होंगे, पहले क्वेश्चन समझिए कि जैसे ये वृत्ताकार पथ है, आप देखिए ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ से जो सोनिया और रवि ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और जो रवि है वो 12 मिनट में लगाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप कौन से, तो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर, मतलब अपन एक समय मान लें 10 बजे से उन्होंने एक ही स्थान पर एक ही दिशा में, मतलब इस दिशा में वो चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि जो रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो इसका मतलब ये है कि रवि अगर यहाँ से 10 बजे चला और 10:12 पर वो यहाँ पुनः आ जाएगा,
इसी प्रकार जो सोनिया है वो भी 10 बजे चलेगी। अगर वो 10 बजे चली तो वो एक चक्कर पूरा करने के बाद 10:18 पर अपना एक चक्कर पूरा करेगी। प्रश्न में ये पूछा गया है कि वो जिस स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे उसी स्थान पर वो पुनः दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, तो पुनः दोबारा मिलने के लिए दोनों का चक्कर यहाँ पूरा होना चाहिए समान समय पर, है ना। जैसे इसका एक यहाँ पर आना चाहिए, दोनों कैसे आएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रवि है वो R है और सोनिया उसको S मान लिया, तो जो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है और रवि 12 मिनट में। ठीक, तो यहाँ पर अपन ध्यान दें कि 18 और 12, जैसे 12 मिनट में आपका जो रवि है वो चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर 12 मिनट में लगाएगा, 2 चक्कर 24 मिनट में, 3 चक्कर 36 मिनट में, इस प्रकार वो चक्कर लगाते रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार आप जो कौन दिया सोनिया, जो एक चक्कर 18 मिनट में लगाइए, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर 18 या 54 मिनट में, इस प्रकार लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि एक चक्कर तो उसने 12 मिनट में लगाया, दूसरा 24 में, तीसरा 36 में, और यहाँ पर पहला 18 में और दूसरा 36 मिनट में, है ना, क्योंकि 18 टोटल 36 मिनट होंगे। ठीक है, इसका मतलब जी, मतलब दोनों ये दोनों 10 बज के आया समान नहीं, 10 बजे उन्होंने चक्कर लगाया, 10 करेक्ट 10 बज के उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया। तो 10:36 पर जो रवि है वो भी अपना तीसरा चक्कर पूरा करेगा और जो सोनिया है वो अपना दूसरा चक्कर पूरा करेगी। लेकिन 10:36 पर वो दोनों चक्कर पूरा कर लेंगे, एक दो चक्कर पूरा कर लेगी और एक 3 चक्कर पूरा कर लेगा, तो वो अपने प्रारंभ के स्थान पर 10:36 पे आएगी। तो मतलब ये है कि अगर 12 मिनट और 18 मिनट के चक्कर लगा रहे हैं तो 36 मिनट बाद में पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अपन ने बेसिकली क्या कि 12 और जो 18 दिया है उसका अपन ने एलसीएम निकाला। क्या निकाला हमने? उसका एलसीएम निकाला। तो इनका एलसीएम ही वो कम से कम समय होगा जिसमें वो पहली बार मिलेंगे। ठीक, तो ये बात समझ गए होंगे आप। इसको आप क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि दिया है, क्या दिया है कि सोनिया एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है और रवि क्या क्या दिया है। देखो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय है ना, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, तो लगने वाला समय जो है वो तो 18 मिनट है। इसको 18 मिनट लगते हैं ना, ये 18 मिनट। इसी प्रकार आप रवि का वो लिख दीजिए। तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। ठीक, तो लगने वाला समय इसको 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक, तो ये आपको पूरा लिखना है प्रॉपर तरीके। इसके बाद आपको ये करना है, आप प्रश्न में ये पूछा है कि वो पहली बार कब मिलेंगे या उनका चक्कर वो जिस स्थान से चलना शुरू किया था उसी स्थान पर कब मिलेंगे, ये पूछा। तो वो स्थान निकालने के लिए कितने समय बाद मिलेंगे, तो वो आपको समय निकालना। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे कि प्रश्न अनुसार, अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ लिख देंगे प्रश्न अनुसार आपका जो समय है, तो प्रश्न अनुसार जो समय है उसको अब लिख देंगे अपन अभिष्ट समय। मतलब अभिष्ट समय से प्रश्न अनुसार जो समय है उसी को अभिष्ट समय बोल देते हैं। मतलब अभिष्ट समय से तात्पर्य वो समय जो अपन को चाहिए। ठीक, तो अभिष्ट जो समय आएगा वो क्या आएगा, अभिष्ट समय बराबर किस किस का एलसीएम 18 और 12 का। तो ये ही आंसर आएगा, अभिष्ट समय बराबर एलसीएम किस किस का, 18 और 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम आपको निकालना आता होगा, क्योंकि एलसीएम निकालना मैंने आपको बता दिया। तो कैसे निकालेंगे, तब 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 की घात 2 गुणित 2, और 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की घात 2 गुणित 3। ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड आप कर लेना है ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिए। अब एलसीएम निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो बड़ी घातें हैं उनको ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी घातें देखते हैं, जो कॉमन है उनकी बड़ी घातों को लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको वैसे की वैसा लिख देते हैं। देखते हैं, तो यहाँ पर अब इनका एलसीएम निकालेंगे।
18 और 12 का एलसीएम, किस किस का एलसीएम 18 और 12 का, है ना। तो एलसीएम आएगा जो कॉमन है उनकी बड़ी घात है, तो यहाँ पर 3 कॉमन है और 3 की बड़ी घात 2 है। 3 की बड़ी घात क्या है, 3 की बड़ी घात 2 है। यहाँ पर 2 भी कॉमन है और 2 की बड़ी घात भी 2 है। ठीक, इस प्रकार इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसके नीचे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से देखें। तो इनका एलसीएम किस किस का, एलसीएम 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो 3 की घात 2 मतलब 9 और 9 की घात 2 की घात 4 हो गया, है ना। 2 की घात 2 मतलब 4। तो एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम 18 और 12 का 9 चौके 36 मिनट हो गया। ठीक, तो अब आपका अभिष्ट समय होगा अतः, यहाँ करके लिख दीजिए, अतः अभिष्ट समय कितना होगा, 36 मिनट। ठीक, 36 मिनट, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो रोक के या इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इस प्रकार ये सवाल जो आखिरी के 3 सवाल थे वो हमने किए, वो कॉन्सेप्ट पर बेस आधारित थे। मतलब उनमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं जब ही आपको वो सवाल समझ में आएंगे, या उन सवालों को समझ कर जिस प्रकार मैंने आपको समझाया तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप इस मतलब मेरे साथ कक्षा 10 की गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।